आदाब नाज़रीन, मैं याज मुगल कांगड़ी.com पर आप लोगों का एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ। कोरोना महामारी कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान में हम इससे जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पैंडेमिक कोविड ने अपना कहर बर्पा करके रखा हुआ है। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग इससे मुतासिर होते जा रहे हैं और ये डेली बेसिस पर अगर केसेस की बात करें तो ये 4 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये चर्चा करना भी ज़रूरी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर को कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स, इम्प्लीकेशंस इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हमें करनी है, क्या-क्या इक़दामात होने चाहिए और वो कौन-कौन से हमें ऐसी कोशिशें करनी हैं कि जिसकी वजह से कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसके साथ जो है जूझ सकें, इसके साथ लड़ सकें और इसको अपने समाज से बाहर निकाल सकें। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारा और आपका भी उतना ही हाथ है, हमारी भी उतनी ही कोशिश होनी चाहिए कि हम इसे बाहर निकाल सकें। खैर, बहुत से सवाल हैं, बहुत से अशकाल हैं, इन सबको दूर करने के लिए हम अपने साथ जो है वो बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिति पाल सिंह। ये पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और फिलहाल ये एस्कॉम बत्रा हॉस्पिटल जम्मू में ज़ेरे तैनात है। डॉक्टर अनिति पाल सिंह जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत वेलकम है। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड जिस तरह से इसका नया न्यू वेव जो है, सेकंड वेव आ चुका है, स्पाइक हो चुका है। लोगों के बीच में एक तरफ से डर भी है और दूसरी तरफ से र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। लोग इससे उस कदर जो है इसको इतना सीरियसली कहीं लोग जो है नहीं मान रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये आम फ्लू की तरह है और आकर निकल के चला जाएगा और हमें इससे कोई नुकसानात नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे कि या सचमुच र्यूमर्स हैं या ये खतरनाक नहीं है या इसे हम सीरियसली ना लें तो चलेगा काम? ये जो कोविड है, सबसे पहले ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये लास्ट ईयर से शुरू हुआ। लास्ट ईयर और इस साल में ये डिफरेंस है कि जो लास्ट ईयर में था, जो इस बार है, जो नए स्ट्रेन हैं, डबल म्यूटेंट और यूके स्ट्रेन, काफी ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस है जी। केसेस का यही है कि रीजन के विद इन फ्यू डेज और वीक्स केसेस बहुत एब्रप्टली बड़ा ज्यादा इंक्रीज हुए। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसमें दो चीजें हमने बड़े जरूरी देखनी है। एक है वायरस बिहेवियर, वायरस जो अब स्ट्रेन है, इट इज वेरी इन्फेक्शियस। दूसरा है पब्लिक बिहेवियर रिस्पॉन्स कैसा है पब्लिक का। इसलिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी, इसी वजह से जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और केसेस बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेन है, जो लोड है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। काफी ज्यादा पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। ऑलरेडी जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ 10-15%, 85% पेशेंट्स माइल्ड इन्फेक्शन होता है उनको। 10 से 15% पेशेंट्स होते हैं जो जिनको इन्फेक्शन सीवियर होता है और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो नंबर भी बढ़ गया है। एक दिन अगर 4 लाख का 10-15% अराउंड 50,000 होता है, तो नेक्स्ट डे भी अगर इतना नंबर होगा तो डे बाय डे वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। उस वजह से जो लोड है, जो स्ट्रेन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट पे और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बड़ी ज्यादा है। अब भी है राइट, जो पब्लिक बिहेवियर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक बिहेवियर है, अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सबमिशन है पब्लिक से कि जो भी आने वाला टाइम है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तभी घर से बाहर निकलें। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लीज कीप सेफ, अपने घर पे ही रुकें, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली कीप योरसेल्फ इन योर होम, जिसकी वजह से हम उसका लोड, जो ट्रांसमिशन है, उसको कट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो नंबर है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये रुकेगा नहीं नंबर। बिल्कुल सही आपने कहा कि र्यूमर्स पर इतना यकीन ना करेंगे। घर से जितना घर के अंदर रह सके, प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो ही जो है वो हमारे लिए बच सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इंक्रीज होता रहेगा
तो ये हमारे लिए उतना ही फैटल होता रहेगा, और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब ये ज्यादा लोड होगा तो ये हमारे लिए इसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता रहेगा। तो हम उसी बात से अगर आगे बढ़ते हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस हद तक हमारा जो इक्विप्ड है इस पूरे पैंडेमिक को के साथ लड़ने के लिए, और किस तरह से आपको ये लगता है कि कहाँ वो कमियां हैं और कहाँ पर हमें ऐसा जो है वो करना चाहिए कि जो आने वाला टाइम जो है खुदा ना करे कि कोई इससे खतरनाक टाइम हो, हम क्या उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर तैयार नहीं हैं तो किस हद तक की तैयारियां जरूरी है? जो लास्ट ईयर और इस साल में यही डिफरेंस है कि ये जो वायरल स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। उसी वजह से जो लोड जो है बहुत ज्यादा उसका नंबर जो इंक्रीज हो गया। हमारे पास इतनी एडवोकेट उसकी रिक्वायरमेंट या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सपोर्ट करने इतने ज्यादा इन्फेक्टिव केसेस को, जिनको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल जी, ऑक्सीजन जी। सप्लाई की, ऑक्सीजन सप्लाई की जो सीवियर केसेस में, माइल्ड केसेस में पैनिक और एंजाइटी ज्यादा है, इसलिए लोग इसी वजह से ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं। जी जी राइट सर। जी जी। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी बेड कैपेसिटी जो है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की जो हमेशा आए दिन दिखते हैं कि कभी कभी दिखती है, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो है यहाँ पर उतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। कहाँ से ये लगता है आपको कि कहाँ किस एंड पर ये जो है गलती हुई है? क्योंकि एक्चुअली ये सवाल इसलिए भी मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वॉरियर भी हैं इसमें, क्योंकि सबसे पहले मरीज या अटेंडेंट को आपको झेलना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो बाद में इसके सामने आती है। जब भी कुछ ऐसा हादसा या कुछ ऐसी मामला होता है तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को इसका जो है पब्लिक रैथ को है वो झेलना होता है, पब्लिक का गुस्सा जो झेलना होता है। तो इस गुस्से झेलने में आपकी कितनी गलती रही है, या आपकी गलती रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, लेकिन झेलना तो आप ही को है ना। अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि कभी भी शुरू से जो हमारी प्रायोरिटी जो हेल्थ में नहीं थी, जो जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्पेंडिंग हेल्थ पे होनी चाहिए थी, जी इवन के बेस्ट ऑफ द सेंटर्स जिनका बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है वर्ल्ड में जिन कंट्रीज की, दे आर आल्सो जी सफरिंग। वो भी सफर कर बिल्कुल। रहे हैं। उनका डेथ नंबर भी यूएस का फर्स्ट वेव में ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख उनकी डेथ्स हुई थी। हमारा जी जो जी डेथ नंबर है 2 लाख है। फिर भी जो हमारा इक्विपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना नहीं है जो कॉप अप कर सके इतने बड़े जो इन्फेक्शन जो इस वक्त प्रेजेंट में चल रहा है, इतने केसेस को कॉप अप कर सके। इसके लिए बड़ा जी जरूरी है कि लॉकडाउन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसको ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का। वायरल ये कम्युनिटी स्प्रेड इस वक्त हो गया है कम्युनिटी में, इसलिए उस ट्रांसमिशन को रोकना बहुत जरूरी है। जितनी हम प्रिकॉशंस लेंगे ताकि इसको कम से कम केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम होंगे उतना लोड कम होगा। गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ एनजीओज, सोशल हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आर्मी भी इसमें अब सपोर्ट कर रही है दिल्ली में। तो इसी जी वजह से ट्रांसमिशन को रोकना, उसको कट करना बहुत जरूरी है, ताकि रिक्वायरमेंट हमें जो पेशेंट हो सके उनको ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि हर पेशेंट को ऑक्सीजन इस वक्त कईयों को अनफॉर्चुनेटली नहीं भी मिल रहा है, मगर एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स इस वक्त गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, पब्लिक से, डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन दे आर वर्किंग 24 आवर्स। आईसीयू जी मेंटेन कर रहे हैं, इमरजेंसीज मेंटेन कर रहे हैं। कई जी हमारे फ्रेंड्स, कई हमारे कोलीग्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। इवन जी 1 और 2 कोलीग्स जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे पहुंचे थे हमारे इन जीएमसी, बहुत मुश्किल से सरवाइव किए हैं। जब से ये कोविड शुरू हुआ था, हेल्थ और मेडिकल प्रोफेशनल्स फर्स्ट वेव तक जो इंडिया में जो डॉक्टर्स की 747 डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी जी ट्रीटिंग जी कोविड पेशेंट्स। अब वो नंबर जी इंक्रीज। इसी तरह से हेल्थ प्रोफेशनल्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस, जी एवरीथिंग, ये सब इस वक्त फ्रंट पे हैं। दे आर फेसिंग द पेशेंट्स। इट इज जी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बीइंग ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन मेडिकल फील्ड, जो जी डॉक्टर का होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इस वक्त कमेटीज एंड ऑल थिंग्स जो ये डॉक्टर्स के हैंड में देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग द बेस्ट जज है इस वक्त पब्लिक के लिए, इसी पेशेंट के लिए वो डॉक्टर है। यू सी बिल्कुल नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट्सएप पे रूमर्स होंगे, कुछ कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है, बट वट एवर द फाइनल थिंग जो भी है, सलाह है, जो भी सजेशन है,
ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, बी इन कांटेक्ट विद योर मेडिकल पर्सनल। 2-3 चीजें मैं बड़ी, 1-2 चीजें मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो माइल्ड, जिनको होता है माइल्ड सा फीवर है, दे शुड कीप देम आइसोलेटेड एट देयर होम। आइसोलेशन में मतलब अपने फैमिली मेंबर से सेपरेट रहना, जो भी है। और ओल्ड एज पर्सन जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, कैंसर है, शुगर के, बीपी के पेशेंट्स हैं, लंग डिजीज है, अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनसे सेपरेट रहना। माइल्ड सा फीवर है अगर आपको, तो यू शुड कीप देम। और एक है पल्स ऑक्सीमीटर, सैचुरेशन अपनी, बिल्कुल सैचुरेशन उससे, जी सैचुरेशन वगैरह कितनी होनी चाहिए सैचुरेशन और ऑक्सीमीटर में? 95 प्लस होनी चाहिए। 95 प्लस होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 95 इज द नॉर्मल रीडिंग। हाँ नहीं, 99 100 भी होता है, 97 95 से प्लस इट इज ओके। 95 अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर है, इन केस फीवर बहुत ज्यादा होता है, हॉस्पिटलाइजेशन आपको कब रिक्वायर्ड होगी? इन फीवर बहुत ज्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर है, कफ है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सैचुरेशन फॉल हो रही है, इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। डिफरेंस यही है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो, जिनको माइल्ड है, मोस्ट ऑफ द 85% पेशेंट्स रिकवरी हो जाती है। पैनिक इसलिए क्योंकि इस चक्कर में कई जगह पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई उन्हें सिलेंडर्स वगैरह वो चीजें अपने पास रख ली है, मगर वो जो चीजें रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। इसीलिए डिफरेंस, इसलिए तो माइल्ड अगर है पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट पैरासीटामोल ले सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट अलग है। एग्रेसिव अगर कोविड पॉजिटिव सिम्टोमेटिक है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है पेशेंट की। तो र्यूमर्स पे डोंट स्प्रेड ऑन र्यूमर्स, ऑलवेज कंसल्ट योर मेडिकल पर्सनल इसीलिए क्योंकि माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट अलग है, एग्रेसिव केसेस में ट्रीटमेंट अलग है। जो गाइडलाइंस है, जो एपिडेमियोलॉजी है इसकी, माइल्ड केसेस में फीवर अगर है, माइल्ड है, पैरासीटामोल पेशेंट को दे सकते हैं। एडिशनल जो ड्रग्स हैं, ये एक चीज मैं बड़ी क्लियर आपको करना चाहता हूँ, ये एडिशनल जो ड्रग्स हैं फीवर के लिए, हम इसमें माइल्ड केसेस में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं, पैरासीटामोल, पेंटाप्रोजोल, कफ सप्रेसेंट्स। और अगर एग्रेसिव केसेस में जिस पेशेंट की सैचुरेशन फॉल हो रही है, उसमें स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। मेक इट वेरी क्लियर टू द व्यूअर्स कि स्टेरॉइड्स माइल्ड केसेस में नहीं यूज करना है, नहीं करना है, वो किडनी को अफेक्ट कर सकता है। इट कैन डिले द प्रोसेस रेप्लिकेशन। माइल्ड केसेस में वायरस की रेप्लिकेशन होती रहती है। जो क्रोनिक केस, जो एग्रेसिव केस हैं, सीरियस केसेस, उनमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में शुरू हो जाता है, वहां पे स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, वहां पे टोक्लिजुमैब चाहिए, वहां पे हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड्स का, मेक इट वेरी क्लियर टू द पीपल के स्टेरॉइड्स माइल्ड केसेस में नहीं देने होते, वो दे आर मोर हार्मफुल इन माइल्ड केसेस। एग्रेसिव केसेस में इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए, दैट इज द थिंग। और लोगों को एक बड़ी जरूरी चीज है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने घरों पे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कीप आउट ऑफ द अग्रेसिव रिलीजियस गैदरिंग्स, फंक्शंस, सोशल गैदरिंग्स, कुछ भी है, कुछ गेम है, कुछ रैलीज हैं, एनीथिंग, कीप इट आउट ऑफ दैट प्लेस। क्योंकि जो यंग में फिर भी, अब जो इस बार का स्ट्रेन है, इसमें यंग पीपल भी काफी की डेथ्स हो रही है। ये नंबर इस बार यंग पीपल, वी हैव सीन केसेस इवन इन जम्मू के, वी हैव लॉस्ट यंग पर्संस, कोई 21 साल का, कोई 25 का, कोई 34 का। कीप योर सेल्फ सेफ, योर फैमिली सेफ। आप इसी से आप ट्रांसमिशन चेन को कट कर सकते हैं कि आप जब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू योर होम। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं पब्लिक के लिए कि आपको किसके लिए, और कंसल्टेशन। और अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट में, पेंडेमिक में, ये डेथ्स, तो ये पेंडेमिक है, इट हैज अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। डेथ्स प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर प्रिकॉशन से इसका नंबर हम रिड्यूस कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स विद द पब्लिक। पब्लिक की सपोर्ट बहुत जरूरी है इसको। मॉरली जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, मॉरली दे आर डिप्रेस्ड। रिसेंटली ये डीएनबी स्टूडेंट, ये पोस्ट ग्रेजुएट इन वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स ऑफ द दिल्ली हैज कमिटेड सुसाइड, क्योंकि 1 महीना वो इन कोविड पोस्टिंग के बाद इतने डिप्रेस हो गए थे, रोज डेथ्स और दिस। और इस वक्त बहुत डिप्रेसिंग है डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए, दे आर ऑन द फोर फ्रंट। उनको खुद का हेल्थ भी और फैमिलीज की हेल्थ भी, इसलिए पब्लिक शुड कीप देमसेल्फ सेफ।
जी बिल्कुल, सही है कि इसमें जो है वो एक तो बात ये है कि अपने आप को जितना बचा सके हैं उतना जो है वो बेहतर है। स्टेरॉइड का जैसे बताया कि स्टेरॉइड का माइल्ड फीवर में या माइल्ड केसेस में इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करें। रिलीजियस गैदरिंग से बचने की कोशिश करें, और रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि इसको इतना हल्के में ना ले। बेहतर यही है कि अगर जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो इनको जो है जो है वो अपनी रिलीजियस गैदरिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। सर, हम एक चीज ये देखते हैं कि इस दौरान में इसका फायदा लोग उठा रहे हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर जो बिल्कुल कम दामों में होता था, वो आज उसका रेट्स है वो डबल और ट्रिपल होने शुरू हो गए हैं। ये मतलब क्या इससे समझें हम, क्या क्या इंसानियत इससे खत्म हो गई है, या वही कहते हैं कि लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं? दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ द डिजास्टर। क्या ये कहेंगे? इस दौर में, इस पेंडेमिक में ऐसा हुआ है कि जो हालात बने, जैसी डेथ्स हो रही हैं, जो रिसेंटली हमने पिक्चर्स देखी, वीडियोस देखी, बड़े हम्म। अनफॉर्चुनेट थी। मगर एक है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग दे आर सपोर्टिव। कुछ बिल्कुल। लोग हैं इनमें ऐसे भी जो डबल डबल ट्रिपल, क्योंकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है लाइफ सेविंग कोविड पेशेंट्स में, उसको भी जो गवर्नमेंट की कास्ट है वो 2 से 3 हजार, और सिप्ला अराउंड 900, वो कास्ट सिप्ला की गवर्नमेंट बिल्कुल। ने फिक्स की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मगर वो जी। जो है रिसेंटली वी हर्ड के 50 हजार में, 70 हजार में वो सिंगल एक एक इंजेक्शन जो एकदम बिक रहा है। दिख रहा है। जो पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं डबल ट्रिपल रेट पे, जो एसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स हैं, लोगों ने वो करके रखे हैं और उनको बेच रहे हैं। ये कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं। अब अगर कोई इस दौर में भी जिसको शर्म नहीं आए, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर फिर भी एक मॉरली, कल्चरली, पूरे मुल्क से इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, कास्ट, रीजन, रिलीजन, मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से, मतलब हर किसी ने पॉजिटिवली एक दूसरे को बैकअप करने की कोशिश, बड़ी पॉजिटिव चीजें भी इससे अच्छी आई हैं। दिस टाइम विल हम्म। पास, ये भी वक्त गुजरेगा। मगर बिल्कुल। इसमें है इंसानियत बहुत जरूरी है, एक दूसरे की सपोर्ट बहुत जरूरी है, मॉरल बोस्टिंग बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। अपील है गवर्नमेंट से, लीडर्स से, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर किसी से के अपील करें, पब्लिक से, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ से, मैक्सिमम अपील पब्लिक से की जाए कि इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अपने घर पे रुके, कीप योर सेल्फ सेफ। अपने में भी इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम वी आर एक्सपेक्टिंग के लॉकडाउन, कंट्री लॉकडाउन लग सकता है फॉर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स, हो बिल्कुल। सकता है, क्योंकि उस ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करने का बहुत जरूरी है। और इसमें हमारा रोल है, पब्लिक का रोल, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो हमारे हमसाए हैं, जो दिहाड़ीदारी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वी शुड सपोर्ट देम उनके लिए। क्योंकि जिनके लिए डिफिकल्ट होता है दिन को कमा के शाम को खाना खाना, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा लॉकडाउन। इसलिए पब्लिक और मॉरल सपोर्ट, इसको हर किसी को सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे को। हेल्थ ऑफिशियल्स, पुलिस पर्सन, दे आर ऑन द फोर फ्रंट। सैनिटेशन वर्कर्स, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स, दे आर, मतलब वो डेली कर रहे हैं। क्रीमेशन ग्राउंड्स पे जाए, क्रीमेशन ग्राउंड्स पे दो दे हैव स्टाफ, पुलिस पर्सनल्स हैं, वहां पे स्टाफ रखा हुआ है, दे आर क्रीमेटिंग बॉडीज। हर कोई, एवरीवन इज सपोर्टिंग। ये इस वक्त ऐसा दौर है, ये शायद हमने देखा है, हमारी जनरेशन्स ने जो इस वक्त रहेंगे, इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में भी रहेगा। मगर एक इंसानियत जो भी है इसी दौर में आती है, इसी वक्त में आती है। जो भी है बिल्कुल। इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और ऑलवेज फॉलो, कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कंसल्ट करें अपने मेडिकल प्रोफेशनल से, डॉक्टर से। जी बिल्कुल। सर। हाँ, ये तो बात थी कि ब्लैक मार्केटिंग क्या। दूसरा हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे राजौरी, पुंछ के, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ के एरिया, रामबन के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर जो है वो दिक्कत ज्यादा आ रही है। मुझे कहीं लगता है कि कहीं लोग जो गांव के लोग हैं, जो अगर इस तरह का जिनको माइल्ड फीवर हो भी रहा है, तो वो डॉक्टर को इमीडिएटली तो कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं। जो शहरों के लोग हैं वो तो कर पा रहे हैं किसी न किसी तरह से, या उनको अगर इन्फेक्शन हो भी रही है तो वो पहुंच नहीं पा रहे। अगर वो पहुंच पा रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो अल्टीमेटली वो जो पूरा का पूरा लोड जो है वो जम्मू जैसे शहर में आ रहा है, या जम्मू के जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं वही जो है वो सारा लोड आ रहा है। अब इस वक्त एक सवाल यह है कि एक तो अर्जेंट हमारी रिक्वायरमेंट है
एक तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे जिसमें हमें एक बेड बनाएंगे जिसमें एक हॉस्पिटल होगा, 1000 की कैपेसिटी होगी, 500 की कैपेसिटी होगी, 300 बेड्स की कैपेसिटी होगी, बाकी चीजें बन जाएगी। लेकिन ये इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू टू कंप्लीट। लेकिन इस वक्त जो वक्त हमारा अभी चल रहा है, इसमें अर्जेंट कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कौन सी इमीडिएट जो है वो रिक्वायरमेंट हो? हालांकि जो हो तो रहा है बहुत कुछ, लेकिन बहुत जो इमीडिएट है वो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? यूटिलाइजेशन जो हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, अब रजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी खुला है, वो भी हमारे रीजन के लिए बड़ी सपोर्ट है, रजौरी पुंछ के लिए। बेसिक मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बड़ी 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि भाई जो स्ट्रेंथनिंग है हॉस्पिटल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके साथ साथ आपको ट्रेन मेडिकल स्टाफ, ट्रेन डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन्स, क्योंकि ड्यूरिंग काफी चाहिए। जो यूटिलाइजेशन है, जो डॉक्टर्स हैं पोस्टेड पेरिफेरी में, उनके कैन बी वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्प, वो जो भी है टेली कंसल्टेशन से दे कैन बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि गांव में दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे नहीं है, हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो भी डॉक्टर हैं उनके साथ दे कैन टाई अप, तो दे कैन गाइड द पेशेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इस दौर में बहुत जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक जी एक वैक्सीनेशन जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वैक्सीनेशन तो हो जाती है लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये पूरा वैक्सीनेशन कैसे काम करती है, कैसे इसका जो है वो बॉडी को अफेक्ट करती है, और किस तरह से ये एंटीबॉडीज बनाती है और किस तरह से काम होता है, तो ये क्या आप मतलब लोगों को ये बताना चाहेंगे? वैक्सीनेशन का हमारे डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने काफी अच्छी रिसर्च की है। जो वैक्सीनेशन है बड़ी इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी, जो डेथ रेट है, जो सिम्टम्स हैं, उसको लिए बहुत जरूरी है। तो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, तो जिसको इन्फेक्शन हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, ही कैन वेट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करवा सकता है। वैक्सीनेशन 2 डोजेज हैं, बड़ा इट इज वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा रोल है, गेट वैक्सीनेटेड मैक्सिमम अपील है कि वैक्सीनेशन करवाएं जितना जितना गवर्नमेंट कर रही है। स्पेसिफिक जो ड्रग है, वैक्सीनेशन हेल्पफुल है मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अगेंस्ट जो स्पेसिफिकली कोरोना के अगेंस्ट जो ड्रग है वो अभी बनी नहीं है स्पेसिफिक ड्रग, क्योंकि एंटीवायरल्स और बड़ी ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं भी आज डायरेक्टर जो एम्स के डॉक्टर गुलेरिया थे, उनका भी था कि विद इन अ फ्यू मंथ्स वी विल बी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग ए ड्रग अगेंस्ट दिस कोरोना। मगर जो अभी वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि जो पहले 45 प्लस में वैक्सीनेशन 2 फेसेस में अराउंड 6 to 8 वीक्स के डिफरेंस में कर सकते हैं, और एंटीबॉडीज दे आर बेनिफिशियल। अपील है कि गेट वैक्सीनेटेड जहां पे है। इसमें 2 डोजेज जैसे बताए जा रहे हैं तो इसमें गैप जो है वो 2 डोजेज का कितना होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम 6 to 8 वीक्स के, दैट इज सफिशिएंट। 6 to 8 वीक्स करवा सकते हैं। एफिकेसी उससे जी जी, एफिकेसी उससे कम नहीं होती। अच्छा, तो मैक्सिमम और जो री इन्फेक्शन, जी जी आप कह रहे थे जो री इन्फेक्शन है, कई पेशेंट में री इन्फेक्शन हो रहा है, मे बी उन वो रीजन होता है कि जो स्ट्रेन कई बार मल्टीप्लाई कर सकता है, इम्यूनिटी अपनी कईयों की वीक होती है, कईयों की अच्छी होती है, क्योंकि वायरस जैसे जैसे रेप्लिकेट कर रहा है, तो री इन्फेक्शन रेट जो इंडिया में दैट इज वेरी लो। री इन्फेक्शन रेट कुछ में हो रहा है, वो ज्यादा में नहीं है, री इन्फेक्शन रेट कम है। मगर कई बार वो वायरस रेप्लिकेट करता जाता है, तो री इन्फेक्शन कुछ लोगों में वापस हो रहा है, मगर बहुत लेस नंबर है इंडिया में एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। और इसमें बड़ा एहतियात। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा जब तक बनता वो बनेगा। इमीडिएटली क्या नहीं लगता आपको कि वो लोग जो ट्रेंड मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, या जिन्होंने मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड ट्रेनिंग की हुई है, या जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनकी सर्विस फीस भी इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, ताकि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके? हाँ सर, डेफिनेटली यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ड्यूरिंग जो भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सबकी जितने भी सर्विसेज मेडिकल प्रोफेशन हेल्थ के
इवन के जो कंट्रेक्चुअल पोस्ट हैं, रेजिडेंट्स, इवन फार्मासिस्ट, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने एक कमेटी फॉर्म की थी कि कोविड पेशेंट्स, जो गांधीनगर में कोविड हॉस्पिटल है उसमें कोविड पेशेंट्स के लिए कमेटी बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। उसके लिए रिकमेंडेशन थी कि भाई स्टाफ को इंक्रीज करना चाहिए, गायनी के लिए, ऑर्थोपेडिक्स के लिए। मे भी वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसमें कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह तो हुई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर फिर भी प्रेजेंटली वी कैन रिक्रूट के भाई जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट हुई हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए फोन्स पे के रिक्रूटमेंट सर्विसेज, जूनियर रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, गायनी में, ऑर्थोपेडिक्स में, फिजिशियन में, जनरल सर्जरी में, हर किसी में सर्विसेज ले सकते हैं। और बहुत जरूरी है इस वक्त मोबिलाइजेशन करना चैनल्स को, जो ट्रेन स्टाफ है उनको यूटिलाइजेशन, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना, वो एक सपोर्ट हो सकता है इसमें डेफिनेटली। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जैसे अभी हम देख रहे हैं कि DRDA को एक प्रोजेक्ट अभी दिया है हमारे अपना गवर्नमेंट ने, कि 500 बेड जो है बेडेड एक हॉस्पिटल, इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है, जिसको जिसे हम कह सकते हैं फैब्रिक स्ट्रक्चर के साथ या टेम्परेरी स्ट्रक्चर के तौर पर वो बनाया जा रहा है, ताकि आने वाली किसी सिचुएशन से हम लड़ सकें। वहां पे भी हमें तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो इतना ओवर बर्डन हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं, तो वहां पर भी तो हॉस्पिटल, तो वो फिर अगर हम उसे नया स्टाफ रिक्रूट नहीं करेंगे या नया एंगेज नहीं करेंगे या वॉलंटरली कोई आगे नहीं आएगा, तो उसमें वो कैसे ऑलरेडी स्टाफ हम पूरा कर पाएंगे? उसमें सर ये यूटिलाइजेशन सर्विसेज के लिए करनी पड़ेगी बाकी डिपार्टमेंट से भी, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, हमारे काफी लोग बाहर भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने पड़ेंगे। अपील है अपनी स्टेट के लिए यूटिलाइज करनी पड़ेंगी सर्विसेज, हेल्थ में सबकी। जी जी। तो ये जी, तो ये उसके साथ साथ अब मैं आप ये एक है एक जो जो आ गया कि हम इससे बचें कैसे। अब मान लेते हैं कि किसी को जो है वो कोरोना पॉजिटिव कोई हो जाता है, एज के अकॉर्डिंगली या फिर हेल्थ के जो उसके पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो है वो रहेगा, उनकी ट्रीटमेंट का जो है कोर्स रहेगा। तो किस तरह से आप उसे मतलब जो है ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग इसी डर से की वजह से जो है पैनिक भी हो जाते हैं, तो उस पे आप क्या अपनी राय देंगे? सर सिंपल है, दैट इज कि भाई जो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट हैं सर, जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनके लिए एक्स्ट्रा केयर है, आइसोलेशन में रखना है, उनके पैरामीटर्स बड़े मॉनिटर करना है, फीवर वगैरह, कफ तो नहीं है, बॉडी एक्स वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही है, आइसोलेशन में रखना है। और ड्रग्स, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज उसके साथ साथ कोविड के साथ जो नॉन कोविड पार्ट है वो भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उनकी जो मेडिकेशन है डायबिटीज की, रीनल डिजीज की, कईयों को डायलिसिस हो रहा है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आइसोलेशन में दैट इज हेल्पफुल। अर्जेंटली कहीं भी सेचुरेशन फॉल होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो पेशेंट शुड बी अर्जेंटली शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। और दो चीजें, एक मैं करना चाहूंगा जो टेस्ट के लिए, जो RT-PCR होता है, जो और रैपिड टेस्ट करते हैं, जो रैपिड टेस्ट करते हैं, कई बार हमें अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, हमें ब्रेथलेसनेस, सांस में दिक्कत हो रही है, हमने RT-PCR का दिया हुआ है, तो अभी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। अगर दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत ज्यादा है, खांसी बहुत ज्यादा है, सिम्टम्स हमें आ रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट का वेट नहीं करना है, हमें इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल में। अगर सिम्टम्स हैं तो फिर भी RT-PCR का वेट नहीं करना। और आज कल एक और ट्रेंड बन गया है कि हर पेशेंट को रिकमेंडेशन, या पेशेंट अपने से या एक दूसरे से सुन के या व्हाट्सएप पे हर कोई जा रहा है CT स्कैन करवाने के लिए, HRCT, CT स्कैन ऑफ द लंग्स के लिए। वो माइल्ड केसेस में जरूरत नहीं है, क्योंकि माइल्ड केसेस में जो एक्सपोजर है उसका 300 टाइम्स है, एक एक्सरे के 300 टाइम्स वो CT का एक्सपोजर होता है। तो माइल्ड केसेस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिम्टोमेटिक है, पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सैचुरेशन फॉल कर रही है, बुखार ज्यादा हो रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है CT स्कैन की। ऐसे CT स्कैन रिक्वायरमेंट नहीं होता। माइल्ड केसेस में दे शुड कीप देमसेल्फ सेफ, आइसोलेटेड, घर पे रखें। अगर पेशेंट 10 दिन से पेशेंट घर पे है, आइसोलेशन में है, पेशेंट को 3-4 दिन से फीवर नहीं है,
पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो ही कैन मूव, वो अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट कर सकता है। अगर 10 दिन से ये कईयों को सिम्टम्स बाद में आते हैं, कईयों को 5-6 दिन के बाद वो सिम्टम्स शुरू होना शुरू होते हैं, कईयों को लेट होते हैं, मगर जिसको 10 दिन हो गए सिम्टम्स के बाद, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, तो ही इज सेफ। तो उसमें वो जो वायरस की ट्रांसमिशन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। फिर भी है जो मास्क है, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क, सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। डबल मास्क करें, कीप द सेफ डिस्टेंस, 3 मीटर का डिस्टेंस रखें। क्लोज स्पेसेस, ये जो इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट से हो रहा है, ये एरोसल्स, एरोसल्स में भी, इसलिए अगर आप क्लोज स्पेस में या लिफ्ट में या किसी क्लोज स्पेस में, तो ये नहीं है कि आपने मास्क नहीं पहनना, आपने मास्क तब भी पहनना। मास्क इज द रेमेडी, मास्क हर किसी के लिए जरूरी है। अपील है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, और एक चीज बड़ी मैं इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कई बार पेशेंट्स अपनी हिस्ट्री कंसील करते हैं। कंसील आई मीन टू से कि एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पॉजिटिव आएंगे, देन दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए, हाइडिंग के हम पॉजिटिव थे। वी हैव आल्सो सीन, इससे वो हेल्थ वर्कर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, पब्लिक को एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे हेल्थ सिस्टम को एक क्रिपल कर रहे हैं। इसलिए डोंट हाइड, डोंट कंसील एनीथिंग। जो भी, अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मगर आपकी अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग वो चीज हाइड कर रहे हैं और वो एक एक्सपोज कर रहे हैं डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को। ये भी बड़ी अपील है जनरल पब्लिक से। ये लोगों को बीच में डर ये रहता है कि वो इस वजह से भी शायद टेस्ट नहीं कराते हैं कि शायद हमको क्या पता पॉजिटिव आ जाए। वो डर की वजह से भी कई बार उनकी जो सिचुएशन है, उनकी हेल्थ जो है वो ज्यादा डिटेरिएट कर सकती है। उसकी वजह से वो अपनी फैमिली को भी जो है वो ज्यादा इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसे बेटर यही है कि वो अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो इमीडिएटली जो है वो डॉक्टर को या जो है वो हेल्थ हॉस्पिटल को कंसल्ट करें, ताकि जी जी जी। और एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा पब्लिक में भी है, डॉक्टर्स में भी है, हेल्थ वर्कर्स में भी है। इसलिए जो है हमारे लीडर्स हैं, हमारे रिलीजियस गाइड्स हैं, हर किसी के शुड मेक दे शुड कम फॉरवर्ड। उनका बड़ा रोल बन जाता है इस सोसाइटी में, समाज में, कि भाई एक हौसला देना उसे, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये है बुरा वक्त मगर ये भी गुजरेगा। इसी वजह से प्रिकॉशन, स्ट्रेस, एक दूसरे की सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर कोई भी दिक्कत किसी को भी होती है तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच अस। किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वी विल हेल्प। यहाँ पे इमरजेंसीज में रूटीन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे इमरजेंसीज में कार्डियक, कोविड के, नॉन कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सर्जरीज जीएमसी में हो रही हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। कंटिन्यू जो हेल्थ वर्कर्स हैं दे आर ऑन द फ्रंट मोड। और यहाँ पे काफी पेशेंट्स कई बार सिम्टोमेटिक भी आते हैं। हमारे फिजिशियंस, हमारे जनरल सर्जन्स, यहाँ पे हमारे काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर शहजाद खान है, डॉक्टर सोमनाथ हैं, डॉक्टर राजेश मीनिया, बड़े और काफी लोग हैं। इन ऑर्थोपेडिक्स में है, जनरल सर्जरी में, कोविड ड्यूटीज रूटीन हमारे कंसल्टेंट्स हैं जो कोविड ड्यूटीज जिनकी लग रही हैं। कोई हेल्थ जो है वो हेल्पलाइन नंबर आप है, या कोई ग्रुप है, या कोई ऐसा नंबर हो जिसमें अगर अगर इमीडिएटली कोई कंसल्ट करना चाहे? जी जी सर, भी मैं सर आपसे शेयर करेंगे, वो हमारे कोलीग्स ग्रुप बना के डेफिनेटली विल शेयर विद यू, तो आप उसके बाद कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनिति पाल सिंह जी। आपने जो है वो कोविड के हवाले से बहुत जो है वो उम्दा और बड़ी बेहतरीन जानकारी दी, और वो लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से जो है वो हमें इससे बचना है। ये वक्त है, बुरा है, फिलहाल निकल जाएगा। इसे किस तरह से हमें झेलना है, इसे किस तरह से हमें इसको टैकल करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद है आवाम को जो है वो चाहिए कि वो अपने आप को बचा के रखे, ताकि वो लोड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना पड़े और हमारी जो सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल ना हो। पेरिफेरल हॉस्पिटल्स की बात भी जैसे आपने कही कि वहां पर भी लोगों जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। इसके साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है या एमबीबीएस करके चुके हैं जो अभी इन सर्विस नहीं है, उनकी सर्विसेज भी उनको भी एंगेज करके इस सिचुएशन से लड़ा जा सकता है। तो उसके साथ साथ जैसे आपने एक बड़ी चीज भी ये कही थी कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल इस तरह मत करिए, जब तक कि माइल्ड केसेस में मत करिए, वो डॉक्टर्स ही की रिकमेंडेशन पे करिए। ऐसा ना हो कि कोई वो कहीं साइड इफेक्ट करना शुरू कर दे। रिलीजियस स्कॉलर लीडर्स जितने भी हैं हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म के
हमारे जो है रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो इसको बड़े सीरियसली लेते हुए अपनी रिलीजियस गैदरिंग्स को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, कोशिश ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन भी जितनी कोशिश कर रही है, लॉकडाउन की ज़रूरत है तो वहाँ पे लगाइए, और आवाम को भी पूरी तरह से अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए, और आवाम जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का साथ देते हुए इस पूरी लड़ाई से लड़े। इस वक्त सिचुएशन हमारी जिस जैसी भी है, हमें इसे लड़ना है, इससे निकलना है, और फिर आने वाले वक्त के अंदर जो है, आने वाले टाइम के लिए अंदर अपने आप को बचा के रखना है। थैंक यू वेरी मच नीतिपाल सिंह जी, आपने इतनी बेहतरीन जो है वो जानकारी हमारे लोगों के साथ पेश की। तो मैं जो है आपका एक बार आपका भी और साथ में अपने अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हुए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातों का ख्याल रखेंगे लोग भी। एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमने और जो गवर्नमेंट को जो जिस तरह के सजेशन हमने दी हैं, कोशिश है कि वो भी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, शायद सुनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपका भी, और देखने और सुनने वालों का भी। तो मैं एक बार फिर से सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगले प्रोग्राम में आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।